आप सभी को मेरा नमस्कार। मुंबई के एक जर्नलिस्ट के हाथ एक बहुत ही अजीब और अलग सा केस लगा है। जब वो इस केस की छानबीन करने के लिए निकलता है तो जैसे लियो फिल्म में मंसूर अली खान का एक पर्सपेक्टिव था, ठीक वैसे यहाँ हर किसी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, जिसकी वजह से ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आखिर इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो इसी तरह की उलझन में पड़ने लगता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, आखिर यहाँ हुआ क्या था, क्या वो इस केस को सॉल्व कर पाया या नहीं, यही आज की हमारी फिल्म की बची हुई कहानी है। तो मराठी में इस साल रिलीज हुई बोल बोल रानी नाम की एक सुपर सस्पेंस फिल्म के बारे में ही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब अगर हम इस फिल्म की बात करें तो स्टार्टिंग सीन में ही दो सीन्स को बारी बारी से दिखाया जाता है। पहला सीन है अब्बास नाम के एक रिपोर्टर का। वो मुंबई से निकलता है उस अजीब केस के लिए जिसका मैंने जिक्र किया था। जब वो सफर कर रहा होता है तो वो कहता है कि हर जर्नलिस्ट की लाइफ में एक ऐसा केस आता है जो उसके दिल के बहुत करीब होता है। मेरे लिए भी ये केस वैसा ही है, क्योंकि इसमें छिपे हुए जो रहस्य हैं वो उसे अपनी ओर खींचते रहते हैं और वो लगातार सफर करता रहता है। दूसरी तरफ पुलिस ने किसी अनजान लड़की को बांध कर रखा है और उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। वो उसे कितना भी मारे पर उसके मुंह से एक सच तक नहीं निकलता। वो कहते हैं सच सच बता दे और फिर से उसे पीटना शुरू कर देते हैं, पर वो अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बुझी हुई आग से जो राख निकलती है ना, सिर्फ उसी राख को पता होता है कि आखिर जला क्या था। तो क्या इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है? वो लड़की वहाँ लगातार मार खाती रहती है और उधर वो रिपोर्टर भी उस शहर पहुंच जाता है। उसके वहाँ रुकने का सारा इंतजाम पहले से ही हो चुका है। वहाँ पहुंचकर वो सेटल होता है और जिस काम के लिए आया है उसे शुरू करने के लिए आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करता है। तभी उसे एक ढाबा दिखता है और वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। तभी दो लोग अंदर आते हैं और पूछते हैं, सर आप शहर में नए लगते हैं, यहाँ किस काम से आए हैं? वो कहता है खाना खाते हुए बात करते हैं। ये लोग बस बातें किए जा रहे हैं ताकि दूल्हा इनके पैसों पर खाना खाए और बिल भर दे। लेकिन वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है आपको जो भी चीजें चाहिए आप ले लीजिए, पर मुझे भी एक चीज चाहिए, क्या आप वो कर सकते हैं? वो पूछता है कि यहाँ गाँव में माया नाम की एक लड़की रहती थी, उस लड़की को क्या हुआ? क्या आप उसकी कहानी के बारे में जानते हैं? ये सुनते ही वो दोनों, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए सर, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, ये कहकर वो वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे वो उलझन में पड़ जाता है। हमने ऐसा क्या पूछ लिया, वो डकर क्यों भाग रहे हैं? जब वो ऐसे चुपचाप खड़ा था तभी ढाबे पर काम करने वाला एक आदमी उसके पास आता है। सर अगर आपको कुछ बातें जाननी है तो इस इलाके में एक बहुत पुराना आदमी है जो अक्सर यहाँ आता है, आज रात भी वो अपनी शराब के साथ यहाँ आएगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सुनकर वो वहीं इंतजार करने लगता है। रात के समय वो बुजुर्ग आदमी शराब लेकर आता है। जब वो उसे बिठाकर बात करता है तो पता चलता है कि उस पर इस दुकान का काफी ज्यादा कर्ज है। अब्बास क्या करता है कि मैं आपका ये सारा कर्ज चुका दूंगा, बस आपको मुझे कहानी सुनानी होगी। वो बुजुर्ग ही तो है ना, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सी कहानियां देखी हैं, आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? जब वो माया की कहानी का जिक्र करता है तो वो बुजुर्ग दो पल के लिए हिचकिचाता है, फिर वो कहानी सुनाना शुरू करता है। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। माया नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने पति के घर में रहती थी। इस सीन में भी दिखाया गया है कि उसका पति अपने से एक कदम भी दूर नहीं होने देता। वो उसे हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। मिसाल के तौर पर जब वो सांस ले रही होती है तो वो उसकी सांसें रोकने की कोशिश करता है। वो उसे इतनी जोर से जकड़ लेता है कि उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। जब वो ये सब देखकर मजा ले रहा होता है तो वो भी इसे हंसते हुए मान लेती है। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन पति बाहर चला गया है, तभी उनके घर पर वो बस अंदर ही सिमट कर रह गई हैं। घर की एक एक चीज को देखते हुए उनका बाहर की दुनिया से कोई भी कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कैसे पता चलता है? उनके घर में एक खिड़की है, बस उसी के जरिए ही वो बाहर देख पाती है। वो इन सब चीजों को बस देखती रहती है। फिर सीन कट होता है और उस रात पति घर आकर एक बड़ी सी लाठी उठा लेता है। उस लाठी से वो उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, पर वो एक बार भी नहीं रोती, उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आते। ऐसा दिखाया गया है कि वो ये सब चुपचाप सह रही हैं। उनका रोज का काम है उस खिड़की के पास जाना। वहाँ एक लड़की उनसे बात करने लगती है। वो लड़की रोज वहाँ फूल बेचने आती है और उनसे बातें करती है। ये सब कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। आज यानी जिस दिन वो बात कर रहे हैं उन्हें इस घर में आए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। ये सब बताकर वो कहती है कि घर के अंदर ही ऐसे सिमट कर पड़े रहना आपको कैसा लगता है? एक दिन तो अपने पति की बात टालकर बाहर आ सकती हो ना। पर वो कोई जवाब नहीं देती। पति आ गया है ये सोचकर वो भागती हैं और पति अंदर आना शुरू करता है। वो नशे में धुत है और उनकी कमर को जोर से पकड़कर बुरी तरह नोचने लगता है, जिससे वहाँ जख्म हो जाता है। उस जख्म पर वो शराब उड़ेल देता है, फिर भी वो मुस्कुरा रही हैं। जब वो पूछता है कि क्या दर्द नहीं हो रहा, तो वो कहती हैं कि अब तक तो वो जो कुछ भी कर रहा है उसे सहते हुए ये बिना किसी दर्द के खड़ी हैं, और इसका कारण ये है कि इनके अंदर अब रोने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अगर वो रोना भी चाहे तो उनकी आंखों से अब आंसू तक नहीं निकलते। वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं कि अब वो इन सब चीजों को हंसकर झेल रही हैं। और तभी कैमरा उनके पैरों को दिखाना शुरू करता है। उनके पैर
पूरी तरह से लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं, तो उनके घर से बाहर न निकल पाने की वजह हमें साफ समझ आ जाती है। उसी वक्त वो फूल बेचने वाली लड़की फिर से उनसे बात करने लगती है, ये जानते हुए कि उनका पति नशे में धुत होकर घर आएगा। वो कहती है कि तुम पहले यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हारे साथ कोई फालतू की हरकत कर देगा। जब वो उसे भेजने की कोशिश करती है, तब वो लड़की ये सब जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उससे पूछती है कि तुझे आखिर हुआ क्या है, तू अपनी पत्नी को इस हद तक क्यों तड़पा रहा है। वो उसे डांटने लगती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे घर में एक तोता है जिसे मैं पाल रहा हूँ, लेकिन अगर घर के बाहर कोई उससे भी सुंदर तोता हो तो मुझे वही चाहिए ना, मुझे ये तोता चाहिए। ऐसा कहकर वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी बीच बचाव करके उस लड़की को वहां से भगा देती है। वो कहती है कि मैंने आपके लिए खाना बनाया है, चलिए मैं आपके लिए परोस देती हूँ। कल्पना जब अपनी साड़ियां समेट रही होती है, तब उसका पति उस जंजीर को पकड़कर खींचने लगता है जिससे वो बंधी हुई है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही होगा, तुम्हारी जिंदगी के मिनट निकलते जा रहे हैं। वो उसे ऐसे ही बुलाता रहता है। वो इतने दिनों तक उसके साथ ही रही थी। वो हमेशा यही पूछती रहती थी कि क्या वो लोहार अभी तक नहीं आया, क्या वो अभी तक नहीं आया। वो बार बार यही पूछती रहती है, पर हमें इसकी वजह नहीं पता। इस बार भी जब वो यही पूछती है तो पता चलता है कि गांव में कोई ये काम नहीं करता, इसलिए पड़ोस के गांव से ही किसी को बुला कर लाना होगा। वो कहता है कि बहुत बोल लिया तुमने, अब चुपचाप यहाँ आओ। और जैसे ही वो जंजीर खींचता है, अचानक कहीं से एक चाबी गिरती है। जब वो उसे उठाकर देखती है, तब पता चलता है कि ये उन्हीं जंजीरों की चाबी है जिनसे उसे बांधा गया है। उसका पति जल्दी जल्दी ये सब चेक करने लगता है। वो ये सब देख ही रहे होते हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है और वही लोहार आ जाता है जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो पूछता है कि आपके घर में कुछ काम था, क्या मैं वो काम शुरू कर दूं? घर में रहने वाली वो माया हो या बाहर से आया वो लोहार, जब दोनों साथ मिलकर दरवाजे को देख रहे थे तो पक्का उन्होंने कुछ प्लान किया था। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, ये सोचकर वो बहुत ही तेजी से अपने कमरे के अंदर जाते हैं। वहाँ से गन लेकर आते हैं और पूछते हैं क्या तुम दोनों मिले हुए हो, तुम दोनों का क्या रिश्ता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो गन दिखाकर उन्हें धमका ही रहे थे कि तभी वहाँ एक भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर घर के बाहर का सीन दिखता है, एक गन फायर होने की आवाज आती है और फिर कट होकर सीन उस आदमी पर जाता है जो ये सब बता रहा था। जब वो कहता है कि वहाँ यही सब हुआ था तो सुन रहे अब्बास काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आदमी कौन था जो उस घर में आया था और आपको ये सारी बातें किसने बताई? जब वो ये पूछते हैं तो उस बुजुर्ग के पास कोई जवाब नहीं होता। वो नशे की हालत में वहीं बैठे रहते हैं। तभी बुजुर्ग के घर से आवाज आती है, अरे तुम्हें क्या हमेशा यही काम रहता है क्या, चुपचाप यहाँ से चलो। जब वो उन्हें लेकर जा रहे थे तब उन्होंने उस बुजुर्ग के बारे में पूछताछ की। इस कहानी में अभी भी बहुत सारे रहस्य और मर्म छिपे हुए हैं, तो वो उन सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस गाँव में उनका एक असिस्टेंट है जिसके पास ही असल में ये सारी गाड़ियां हैं, तो वो उसके साथ ट्रेवल करना शुरू करते हैं। क्या यहाँ कोई लोहार रहता है और ये बुजुर्ग यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? वो ये सब पूछ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें उस फूल बेचने वाली लड़की की याद आती है जिसका जिक्र कहानियों में हुआ था और वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो मंदिर के बाहर एक दुकान पर बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछते हैं, क्या आप माया के बारे में कुछ जानती हैं? क्या आप मुझे वो बातें बता सकती हैं जो आपको पता है? वो लड़की सोचने लगती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान दिला दो तो मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊंगी। जब वो मुझे अंदर ले जाकर बिठाते हैं और पूछते हैं कि मुझे माया के बारे में अब तक क्या क्या पता चला है, तो मैंने कहा कि मुझे बस कुछ ही बातें पता है। उनके पति उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे और उन्हें घर के अंदर बांध कर रखते थे। वो बहुत बेचारी हैं। जब मैंने ये सब कहा तो वो ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है, सुनो, तुमने जो भी कहा मुझे उस पर हंसी आ रही है। जब तुमने कहा कि वो बेचारी है तो मैं ये बात मान ही नहीं पाई। ये मुमकिन ही नहीं है। कहते हुए वो फ्लैशबैक में जाने लगती हैं। तो जैसा पहली कहानी में बताया गया था, माया वैसी इंसान बिल्कुल नहीं थी। वो एक मॉडर्न लड़की थी और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पति देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो उनके लिए उनकी पसंद का केक लेकर आते हैं और भले ही उनकी पत्नी उनसे ठीक से बात न करे, फिर भी वो कहते हैं मैं काम पर जा रहा हूँ बेबी, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर जब वो वहाँ से निकलते हैं तो ये उनके जाने के बाद से, मतलब पति के जाने के बाद से करीब 2 घंटे तक बस घड़ी ही देखती रहती हैं। जैसे ही 11 बजते हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं और तेजी से बाहर जाने लगती हैं। तभी पता चलता है कि इनके लिए कोई गाड़ी पा रहा है। जो अंदर आया, यानी पहली कहानी में जिसे लोहार दिखाया गया था, वही इस कहानी में इस तरह आने लगता है। आते ही ये उसकी जेबें पूरी तरह चेक करने लगती हैं। उन्हें एक नशीला पदार्थ यानी वीड मिलता है। फिर दोनों मिलकर उसे पीने लगते हैं। उन दोनों का रिलेशनशिप इसी के जरिए शुरू हुआ था। जब भी पति रोज काम पर जाता, ये उसे बुलाकर यही सब किया करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन उनके पति को उन पर थोड़ा शक होने लगता है। वो क्या कर रही हैं ये देखने के लिए जब वो उनका सामान चेक करते हैं तो उसमें गांजा देखकर उन्हें गहरा सदमा लगता है। जब वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो सच में एडिक्ट हो चुकी हैं। जब उन्हें पता चला कि पति ने उनका सामान रख लिया है तो वो बेबस हो गई। वो कहने लगी कि वो चीज दे दो। वो चीज मुझे,
वापस दे दो। जब वो पागलों की तरह चिल्ला रही होती हैं तो पति उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हम डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो उन्हें बिठाने की कोशिश करते हैं पर कुछ काम नहीं आता। वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं और किचन से सब कुछ लाकर उन्हें धमकाने लगती हैं। पति को समझ नहीं आता कि क्या करें, वो डरे हुए हैं। वो उनके हाथ से चीजें छीन कर दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। तभी वो दरवाजा खटखटाने लगती हैं। पहले वो प्यार से मांगती हैं पर वो नहीं देते। धीरे धीरे वो ट्रिगर होने लगती हैं। अगर तुमने मुझे ये अभी नहीं दिया तो मैं दरवाजा ही जला दूंगी। वहाँ केरोसिन रखा है, वो उसे छिड़कने लगती है। जब बात आग लगाने तक पहुंच गई तब उन्हें इसकी सीरियसनेस समझ आई। वो उनके हाथ झटक कर वहां से भाग गया, लेकिन उनके पति के भाग जाने का उन्हें जरा भी डर नहीं था, बल्कि वो तो इसका पूरी तरह से मजा लेने लगी। जब वो वहां से एक खदान की ओर गई तो उनका सप्लायर वहीं पर था। वो उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। मैं घर नहीं जा सकती, और अगर गई भी तो वो तुम्हारे साथ ही होगा। जब उनका पति बार बार मना कर रहा था तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही था। वहाँ एक दादा है, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम जो चाहे करो पर मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। अगली बार इस क्वारी के आसपास भी मत आना। वो उन्हें वहां से ले जाने लगा। पति की गैर मौजूदगी में जब वो दोनों अकेले थे तभी पति हाथ में चाकू लिए अंदर आता है, अपनी पत्नी के साथ किसी और को देखकर, जैसे इन सबके जिम्मेदार तुम ही हो। जब वो चाकू मारने चला तब वो नशे में धुत था। वो अपनी पत्नी के पास जाने लगा। क्या देख रही है, तेरा पति मुझे मारने आ रहा है। चाकू छीन उससे। ये सुनकर उसने चाकू छीन लिया। उन्हें चाकू छीन कर एक तरफ रखना था, यही काम उन्हें दिया गया था, लेकिन वो तो नशे में चूर थी ना। उन्होंने चाकू देखा और इससे पहले कि पति कुछ समझ पाता वो खून से लथपथ तड़पने लगा। उन दोनों के बीच लड़ाई चलती रही। वो आदमी जिसे वो साथ लाई थी उसके पास गन भी थी। उन्होंने झट से वो गन उठा ली। वहाँ खड़े दोनों लोगों को देखते हुए वो गन ताने खड़ी रही। ये गन मुझे दे दे। वो उससे गन छीनने लगा। वो गन लेने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक गन चल गई। गोली पास खड़े उनके पति के पैर में जा लगी। ये देखते ही वो आदमी वहां से 9-2-11 हो गया। ये इनकी नहीं है। तुमने मुझे कितनी बार बेबी बेबी बोलकर परेशान किया है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा नाम क्या है पता है? मेरा नाम माया है। तो क्या बुलाना चाहिए? दर्द से तड़पते हुए उसे कुर्सी से बांधकर एक जगह ले जाकर रख देते हैं। वहाँ उससे बातें करते वक्त वो भागा हुआ पार्टनर अंदर आता है। तुम क्या अम्बुली हो? एक गोली लगते ही भाग गए। ये गन तुम्हारे किस काम की? ऐसा बोलकर वो सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए। तभी उन्हें एक आइडिया आता है, इसे बाहर छोड़ा तो प्रॉब्लम होगी। क्या करें? टुकड़े टुकड़े करके चिकन राइस बना दें या चिकन चॉप्स मटन चॉप्स की तरह हस्बैंड चॉप्स बना दें। इस हद तक चीजों के बारे में सोचते वक्त वो पति गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी उन दोनों के बीच, मतलब पार्टनर और उसके बीच में गन को लेकर बहस शुरू हो जाती है। मुझे इन्वॉल्व मत करो, ऐसा कहकर वहां से भागने की जब वो जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था तब वो दोनों लिटरली एक दूसरे से लड़ रहे थे और जमीन पर लौट रहे थे। उसी वक्त अनजाने में ही सही उन दोनों के साथ कुछ हुआ। आंखों में आग कैसे आई या अंदर असल में क्या हुआ ये दिखाए बिना जब वो अपनी बात खत्म करती है तो उसके दिमाग में बस दो ही बातें चल रही होती हैं। वो सोचता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। पहली बात ये कि वहाँ सच में क्या हुआ था, और दूसरी बात पहली कहानी में वो एक अच्छी इंसान लग रही थी, लेकिन दूसरी कहानी सुनाते हुए ये लड़की बुरी लग रही है। तो आखिर वो सच में कौन है? इस सवाल के साथ वो वहां से जाने लगता है। तभी वो औरत जो ये सब कहानियां सुना रही थी वो ड्रग्स लेने लगती है। जब वो इस बात को नोटिस करता है तो उसे लगता है कि ये सब अजीब है। कहानियां वो सुना रही है, क्या वो सब उसके साथ हुआ है या उस माया के साथ? इसी सवाल के साथ उसका सफर जारी रहता है। उसे वो बात याद आती है, वो क्वारी में एक पार्टनर से मिली थी। वो इसी बारे में सोचता है। वो आसपास किसी क्वारी को ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि शहर में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है। तो वो अपने पार्टनर यानी अपने असिस्टेंट के साथ वहां जाता है और ओनर के बारे में पूछताछ करता है। पता चलता है कि उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो उसे लगता है कि ये वो इंसान नहीं हो सकता। जब वो पूछता है कि क्या ओनर के बच्चे हैं तो पता चलता है कि उसकी 2 बेटियां हैं। तो क्या क्वारी का कोई और आदमी माया के साथ था, जिससे कुछ भी साबित नहीं हो पा रहा था, बल्कि चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। हर कोई अपनी एक अलग ही कहानी सुना रहा था। इनमें से कौन सच बोल रहा है? आखिर वहाँ हुआ क्या था? इसी उलझन में जब वो उस आदमी की गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे गाड़ी के पीछे एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखता है, ट्रिब्यूट फॉर माया। वो हर जगह भटक रहा था पर माया का सुराग नहीं मिल रहा था। इसी कंफ्यूजन में जब वो ड्राइवर से पूछता है तब उसे एक नई बात पता चलती है। माया का जो पति है ना, वो माया से बहुत प्यार करता था। वो कहता है कि उसे माया की बहुत याद आती है और वो लोग बहुत खुश थे। ताकि उनकी आंखों में कभी आंसू न आए, वो उनके लिए हर छोटी बड़ी चीज का बहुत ख्याल रखते थे। पर उनके बीच एक डार्क सीक्रेट भी था। वो सीक्रेट ये था कि शादी से पहले वो किसी और के साथ प्यार में थी। जब बहुत दिनों के बाद वो अपने उस पुराने प्रेमी से मिली
तो उनके बीच लंबी बातचीत हुई। दोनों एक दूसरे को बताने लगे कि दूसरे से अलग होकर उन्हें कितना दुख हुआ और इतने दिनों तक उन्होंने कैसे गुजारे। धीरे धीरे ये मुलाकातें आदत बन गई। जब भी उनके पति काम के सिलसिले में बाहर जाते उस बीच उसे बुलाकर उससे बातें करती थी और वो भी अपना सारा दुख बांटता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन जब उनके पति घर पर ही थे, दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। शुरू में तो पति को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, मेरी पत्नी की मौजूदगी में तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू चोरी करने आया है? और जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े, पत्नी ने दौड़कर उन्हें रोक लिया। तभी उन्हें समझ आया कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। वो गहरे सदमे में खड़े ही थे कि अचानक वो प्रेमी बोलने लगा। दोनों के बीच बहस होने लगी और कई मुर्दाए नजर बातें होने लगी। तभी उस प्रेमी ने गन निकाली और उन्हें एक ही गोली मार दी। तो सर, उस दिन यही सब हुआ था। वो प्रेमी बचपन से ही मेरा दोस्त था सर। वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद अगर वो उसे भूल गया होता तो आज। सर, ये सब कभी नहीं होता। जब दो लोगों की जिंदगी में कोई तीसरा आने की कोशिश करता है तो ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। बॉस के मन में इस केस को लेकर कई सवाल यहाँ लगातार चल ही रहे हैं। हम यहाँ एक खास बात इन्हें केस इन्वेस्टिगेट करने के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ जो बातें बताई जा रही हैं, मतलब हर एक कहानी में देखा जाए तो सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं बदल रहे, बल्कि उनकी ट्रेडिशंस तक सब कुछ बदल रहा है और वो अलग ही तरह की बातें लगातार बता रहे हैं। असल में माया के साथ उस दिन क्या हुआ था ये तो सिर्फ उस मरे हुए पति को ही पता होगा, ऐसा लगता है। जब केस पैक अप करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो इन तीनों कहानियों के एंड में उन तीनों ने अलग अलग बातें कही होती हैं। पहले वो बुजुर्ग आदमी है ना, उन्होंने कहा कि उस दिन की लड़ाई में उनके पति ने ये सब बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सुसाइड कर लिया था और मर गए थे। तो उन बुजुर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सुसाइड है। और दूसरा, जब उस लड़की से पूछताछ की गई थी तो उसने कहा कि वो एक एक्सीडेंट था, उस एक्सीडेंट में ही पति को गोली लग गई थी, ऐसा बताया गया है। तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सीडेंट है। तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रेमी ने जानबूझकर उनके पति को गोली मारी थी, ऐसा लगता है। वहाँ असल में क्या हुआ था ये आज तक किसी को भी साफ तौर पर नहीं पता चला है। ये सिर्फ उस मरे हुए पति को ही पता है। अब इनका ये सफर ऐसे ही आगे जारी। वो बंदी हुई औरत है ना, शायद वो हीरोइन हो सकती है, पर हमें ये साफ तौर पर नहीं दिखाया गया। उस जली हुई जगह से जो राख निकल रही है, सिर्फ उस राख को ही पता है कि वो कैसे जली थी और वहाँ क्या जला था। जब वो ये बातें कह रही होती है तब सिर्फ उनकी आंखों को ही दिखाकर इस फिल्म को खत्म कर दिया जाता है। तो पति ने ये सब कुछ देख लिया था। हो सकता है इन्होंने अपने पति का खून किया हो, या पति ने सुसाइड किया हो, या फिर ये सब एक्सीडेंटली हुआ हो। ऐसे तीन पर्सपेक्टिव्स देकर फिल्म खत्म होती है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह के कंफ्यूजन के साथ वो इस मूवी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मूवी और मेरी वॉइस जरूर पसंद आई होगी।